तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेके एंडिंग तक सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से जो हैंड रिटन नोट्स और माइंड मैप्स के थ्रू जो है और एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। आप चाहे तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लंबी क्लासेस चलेंगी। 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास भी हो सकती है। इससे हम लोग जो है क्लियर कोई पॉइंट मिस आउट ना हो, और जिससे जो है आपके साथ साथ में रनिंग नोट्स भी आप बना सकते हो, ताकि वो रनिंग नोट्स जो हैं, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको बाद में रिवाइज करने में जो है क्या होगा, आसानी होगी। क्योंकि मैं जो क्या करूँगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखवाऊंगा। बाकी जो कहानियाँ हैं, जो बैकग्राउंड से, उनको रहने देंगे। ठीक है, अगर हम लोग जो स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 1, जो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे जो एडवेंट है। एडवेंट जो है किसका? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, और इनसे डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर से। क्योंकि जहाँ से यूरोपियन जो पोर्तुगीज़ हैं, जो डच हैं, अपने इंग्लिश हैं, वो जब इंडिया में आएंगे कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो, उसके बाद और जो उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। किसका? कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश जो है इंडिया में। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, वो उनका सबसे पहला क्या था कि ट्रेड, इनको सबसे पहला था डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। क्योंकि क्यों, ये जानने की बड़ी जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ जो है डायरेक्ट सी रूट जो है टू इंडिया। ठीक है, क्यों चाहिए था डायरेक्ट सी रूट इंडिया को, इंडिया के लिए? क्योंकि देखो ना, ये यूरोप यूरोप यहाँ पे है, समझ लो यूरोप यहाँ पे है। बीच में देखो, ये जो है, ये बीच में मिडिल ईस्ट है, ये मेडिटेरेनियन है यहाँ पे, और ये मिडिल ईस्ट है, और इंडिया कहीं यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे है इंडिया। ठीक है, ये बीच में अफ्रीका है, मान के चलो ये ऊपर रशिया है, ये बीच में सी है। अब इनको इनको जो है डायरेक्ट सी रूट चाहिए था, क्योंकि ये बीच वाला जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, यहाँ से भी तो ये आते थे, पहले भी तो ट्रेड होता था। यहाँ ऐसा क्या होगा कि इनको अब सी रूट नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ से ऐसा ढूंढेंगे, मतलब क्यों? वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। पहली चीज़ होती है, जो यहाँ, ये इटली में, यहाँ सेंटर में डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर का जो रोमन एम्पायर है उसका डिक्लाइन। डायरेक्ट सी रूट, क्यों उन्हें नया डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ी? उसके लिए क्या? क्योंकि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन कब हुआ? 7th सेंचुरी में। रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया 7th सेंचुरी में। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो, जहाँ पे रोमन एम्पायर था, प्रेजेंट डे इटली और ये तुर्की और ये पूरा मेडिटेरेनियन का जो कंट्रोल था, वहाँ पे अरब्स ने, जो अरब्स है, उन्होंने जो है इस्टेब्लिश कर लिया, अपना किया। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे? जो जो प्रेजेंट डे पर्शिया और इजिप्ट है, पर्सिया मतलब ईरान इराक का जो एरिया है, और इजिप्ट का। अब कोई भी चीज़ जो है जो इंडिया से ट्रेड हो रही है यूरोप में, उस पे जो है मल्टीपल टैक्सेस जो हैं, ये अरब्स पुट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये इंटरमीडिएटरीज का काम कर रहे हैं, ये बीच में मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ 10 रुपए की या 100 रुपए की है, मान लो, तो वो यूरोप पहुंचते पहुंचते 500 की हो जाती थी। ये जो अरब्स थे बीच में मिडिल मैन, ठीक है, ये जो है ये हैवी टैक्सेस लगाते थे। तो यूरोप को था कि हमें कुछ ना कुछ जो है इसका हल निकालना पड़ेगा। हमें जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना है, वहाँ की रिचेस जो है वो हमें यूरोप तक लानी है। तो वेरियस मर्चेंट क्लासेस, वेरियस जो पीपल थे, वो इस चीज़ से कंसर्न थे। किन से थे? इन अरब से। तो डायरेक्ट जो ट्रेड रूट था, वो
अरब का कंट्रोल के बाद, पहले तो रोमन एम्पायर था तो तब तो एक्सेसिबल था, लेकिन अब जो है वो ट्रेड रूट जो है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, वो अब कहां, कहीं ना कहीं क्या हो गया था, इनएक्सेसिबल हो गया था। ठीक है, अरब जो है वो क्या काम कर रहे थे, किसका काम कर रहे थे, मिडल मैन का, यहां मिडल मैन का काम कर रहा था अरब। ठीक है, और कॉमोडिटीज क्या होने लगी, जो कॉमोडिटीज थी वो हो गई एक्सपेंसिव। किनके लिए, यूरोपियंस के लिए, जो इंडिया से जा रही थी चीजें। तो ये 7th सेंचुरी से मैं आपको कहानी बताता जा रहा हूं। दूसरा क्या होता है, 1453 में, जितना मुझे याद है 1453 में होता है कॉन्स्टेंटिनोबल। कॉन्स्टेंटिनोबल का फॉल होता है, किसके, उनको, ओटोमन टर्क्स जो तुर्की के हैं, वो कॉन्स्टेंटिनोबल को बैजेंटीन एम्पायर से फतह कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो गिरता है, वो कॉन्कर किया जाता है, किनके द्वारा, ओटोमन। जो वेस्टर्न, देखो दो पार्ट्स में रोमन एम्पायर डिवाइडेड था, एक ईस्ट में था जो ये कंस्टेंटिनोबल, और एक वेस्टर्न था जो इटली में था। ठीक है, वेटिकन सिटी में। तो ओटोमन टर्क्स जो है वो कॉन्स्टेंटिनोबल्स को जो है वो जीत जाते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। ओटो कौन था उनका किंग तब, महमद द सेकेंड। ठीक है, और पूरी तरीके से जो है मिडिल ईस्ट के, ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, जो मेडिटेरेनियन सी है, वो टर्क्स के कंट्रोल में आ जाता है, और डायरेक्ट सी रूट जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो रेड सी का जो ट्रेड है, जो रेड सी का, ठीक है, रेड सी का जो ट्रेड है, ट्रेड रूट है, और उसके साथ साथ जो लैंड रूट भी था यूरोप के साथ। ठीक है, लैंड रूट भी तो था, किनके साथ, टू यूरोप। उनको, उन पे किसकी मोनोपोली हो जाती है, मोनोपोली ऑफ अर्ब्स। ध्यान से देखना इन चीजों को, ठीक है, आंसर राइटिंग में ऐसी चीजें, ये पॉइंट्स बड़े याद आएंगे। तो 1453 में कंस्टेंटिनोबल का फॉल होता है, ओटोमन एम्पायर, महमद सेकंड, और रेड सी जो है का ट्रेड रूट प्लस जो लैंड रूट था यूरोप के लिए, वो कंप्लीटली मोनोपोलाइज कर लिया जाता है अरब्स के द्वारा। और यूरोप जो था, यूरोप को इंडिया, यूरोप बड़ा ही मतलब फड़फड़ा रहा था ना। यूरोप को चाहिए था कि उसे डायरेक्ट इंडिया के लिए ट्रेड रूट चाहिए ही चाहिए, जिसपे कोई मिडिल मैन अरब जैसा ना हो, वो डायरेक्टली इंडिया के साथ ट्रेड कर पाए। अब आता है 15th सेंचुरी, जहां पे 15th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोप में डार्क एजेस चल रही होती हैं अप टू द 15th सेंचुरी। यहां आता है रेनेसा। ठीक है, रेनेसा के पीरियड में जो है लार्ज स्केल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती हैं, ग्रेट एडवांसमेंट होती है, और यहीं पे एडवांसमेंट शिप बिल्डिंग में भी होती है। हर चीज में जो है साइंस एंड टेक यूज होने लगा, एडवांस देर, यू नो, अपने मिथ्स एंड चार्म्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स एंड इन चीज़ों से बाहर आ रहे थे, चर्च के कंट्रोल से बाहर आ रहे थे। यहाँ पे जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी हो चुकी है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है। तो 15th सेंचुरी में, और यहीं पे शिप बिल्डिंग का जो है वो राइज होता है। शिप बिल्डिंग का जब राइज होता है, तो यहाँ से वेरियस जो नेविगेटर्स अराउंड द वर्ल्ड जो है नेविगेट करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, वहीं पे आता है प्रिंस जो हेनरी है, किसका, पुर्तगाल का। जो प्रिंस हेनरी था ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी, जिसका निक नेम क्या भी था, नेविगेटर। ये इसका निक नेम था। ठीक है, ये क्या करता है, ये पॉप निकोलस फाइव जो था, जो उनसे परमिशन लेते हैं, किससे, पॉप न्यूक्लियस, निकोलस, निकोलस
जो 5 है 1400 कब 1454 के अराउंड, इनसे जो है वो ये पॉप न्यूक्लियस 5 जो है इन इसको परमिशन देता है कि वो नेविगेट करे, वो सी के थ्रू नेविगेट करके, सी को नेविगेट करके और फाइंड करे, क्या फाइंड करे, डायरेक्ट, डायरेक्ट सी रूट। याद रखो ये हम पुर्तगीज की बात करें, डायरेक्ट सी रूट किसके लिए, टू इंडिया, ठीक है, किसके लिए, अब ये पोप निकोलस 5 ने किसके लिए ये परमिशन दी कि तुम नेविगेट करो किसको, हेनरी को, अक्रॉस द सी, और एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढो इंडिया के लिए, ताकि हम लोग स्प्रेड कर सकें, स्प्रेड कर सके क्या, क्रिश्चियनिटी, समझे, और हम लोग फाइट कर सके जो इस्लामिक डोमिनेशन है, क्योंकि इस्लाम तब डोमिनेट कर रहा था। तो इस डोमिनेशन के को फाइट करने के लिए जो है पोप न्यूक्लियस 5 ने 1454 में परमिशन दी हेनरी को, प्रिंस हेनरी को, और जो पुर्तगाल का है, कि वो डायरेक्ट सी रूट इंडिया को ढूंढे ताकि हम लोग ट्रेड और प्लस स्प्रेड कर सके क्रिश्चियनिटी, और ये जो इस्लामिक डोमिनेशन है इसके जो है अगेंस्ट हम लोग फाइट कर सके। 97 में क्या होता है, ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है याद रखनी, लेकिन फिर भी एक रेंडमाइजिंग थोड़ा डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखो तो अच्छा, मैं डेट्स आपको बताता चलूँगा साथ साथ। 1497 में होती है टेरिटरी, एक ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ टोडासेलस, ठीक है, वैसे तो ये 1494 में ही हो जाती है आई थिंक, ठीक है, इस ट्रीटी का 1494 में ही होती है आई थिंक, या 1497 ऐसा कुछ है डेट, ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस किस के बीच में, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, इस ट्रीटी का है कि जो पुर्तगाल के लीडर्स हैं, जो पुर्तगीज हैं, वो ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, और स्पेन जो है, स्पेन जो है वो इस वेस्ट, किस वेस्ट की तरफ, कहाँ पे डिवाइड किया गया है, नॉन क्रिश्चियन जो जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी लाइन अटलांटिक के बीच में खींची गई, ठीक है, इसके ईस्ट में जो है अटलांटिक सी के ईस्ट की तरफ जो है वो पुर्तगीज है, पुर्तगाल है जो है वो ट्रेड करेगा, वो स्प्रेड करेगा क्रिश्चियनिटी, वो सब कुछ करेगा, और जो वेस्ट की तरफ है वो स्पेन उस पर कंट्रोल करेगा, वहाँ स्पेन अपनी कॉलोनीज बिठा बसाएगा, और ईस्ट में जो है पुर्तगाल। तो ट्रीटी जो थी, टोडेसिलस की ट्रीटी थी, उसका सिर्फ यही मतलब था, एक इमेजिनरी लाइन अटलांटिक सी के अंदर, समझ गए मेरी बात। फिर ईयर आता है 1487 का, डेट याद रखना, ये ईयर है जब बार्थोलोमा, जो बार्थोलोमा डियास है, बार्थोलोम्यो, ठीक है, डियास, ये जो है कैप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका जो टिप ऑफ अफ्रीका है, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप तक सेल करता है, और उससे जो है ईस्टर्न कोस्ट तक, मेडागास्कर तक आता है, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच के और फिर सेल करता है, फर्दर जो है सेल्ड अप टू जो ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है, लेकिन बट, यहां पे एक बट है, बट ये जो है इट टुक 10 ईयर्स, और 10 साल लगते हैं, ठीक है, 10 ईयर्स, इसके बाद भी इन 1497 में एक शिप जो है, किसकी शिप, एक शिप जो है जो 11 महीनों तक, 11 मंथ्स तक, फॉर 11 मंथ्स वो जो है ट्रेवल करने के बाद, मई जो है 1498 में, 1498 में जो है, किसके अंडर, याद रखना किसके अंडर, 1498 वास्को डगामा के अंडर, ठीक है, वास्को डी गामा के अंडर जो है, जो एक किसके द्वारा, एक गुजराती पायलट इसको मिलता है वास्को डी गामा को, कैप ऑफ गुड होप पे, वहां से वो एक गुजराती पायलट जो है
जिसका नाम क्या था? अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद जो है वो इसे पहुंचाते हैं और ये अराइव्ड होते हैं एट कैलीकट। कैलीकट ईस्टर्न है, वेस्टर्न कोस्ट है, बताओ। कैलीकट में ये पहुंचते हैं कब? मई ऑफ 1498, 11 महीनों की जर्नी के बाद। तो पहला जो इस वास्को डिगामा जो है इस धरती पे जो है इंडिया की धरती पे पहुंचता है। ठीक है, यहां पे तब कैलीकट में हिंदू रूलर कौन था? जैमूरियन, एक हिंदू रूलर था जिसको जैमूरियन लिखा हुआ है, इसका नाम तो कुछ और ही होगा लेकिन जैमूरियन लिखा हुआ है। तो ये इन्हें बड़े फ्रेंडली तरीके से जो है इन्हें रिसीव करता है। ठीक है, ठीक है, इनकी बड़ी फ्रेंडली रिसेप्शन होती है वास्को डेगामा की। वास्को डेगामा इंडिया में 3 मंथ्स तक रहता है, ये बात याद रखना। 3 मंथ तक जो है वो इंडिया में रहता है और फिर जो है वो वापस चला जाता है। फिर आता है ईयर जो है 1500। 1500 में 1498 में जो है वास्को डेगामा मई में आया है, जून जुलाई अगस्त में वो वापस चला गया रह के। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है वो, ट्रेड के लिए बहुत सारी कमोडिटीज़ ले जाता है और वहाँ पे जो है वो जाके बेचता है। कहाँ पे बेचता है? यूरोप में जाके बेचता है, 3 गुना 4 गुना 5 6 गुना जो है प्रॉफिट पे। फिर जो है 1500 में आता है पैद्रो, पैद्रो एल्वारेज, इसका पूरा नाम है कैब्रल। ठीक है, ये जो है पहुंचता है 1500 में। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश करता है, पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है कहां पे? कैलीकट में। ओके, पेड्रो एल्वारेज जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश करता है कैलीकट में। ठीक है, इसकी जो है इसकी बड़ी फाइट भी होती है लोकल्स के साथ, कन्फ्रंट्रेशन होती है। ठीक है, फिर ये लोकल्स के साथ ट्रीटी भी साइन करता है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर वो 1501 में जो है 1501 में ये जो है ये वापस जाता है। ठीक है, वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेड्रो एल्वारेज चाहता था कि अरब्स के साथ, जो अरब्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए। जो हम में और मतलब जैमूरियन के साथ, जैमूरियन को ये कह रहा था कि अरब्स को जो है अपनी ट्रेड से जो है आपको बाहर रखो और सिर्फ हमारे साथ एक्सक्लूसिवली ट्रेड करो। लेकिन जैमूरियन ने इस बात को जो है डिक्लाइन कर दिया कि वो अरब्स को जो है स्टेट से नहीं, क्योंकि वो भी हैवी कमा रहा था। और कहीं ना कहीं यहाँ जो है ये रिलेशनशिप जो है बड़ा डिरेल हुआ। पेड्रो एल्वारेज के साथ जो है रिलेशनशिप बड़ा ही डिरेल रिलेशनशिप, मतलब थोड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, इसने जो है इसने एक और फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी अपनी एक फैक्ट्री कहाँ पे? कैनेनोर। ठीक है, कैनेनोर में। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है फ्रांसिस्को डी अल्माडा। कब? 1505 में। कौन पहुंचता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये जो है जो किंग है पुर्तगाल का, वो इसे जो है गवर्नर अपॉइंट करके भेजता है जो इंडियन कॉलोनीज हैं जो इंडिया में है। ठीक है, कितनी टर्म्स के लिए? 3 साल के लिए। और यही जो है असली जो कंसोलिडेट करेगा जो पावर, पुर्तगीज की जो एक्चुअल पावर को कंसोलिडेट जो है वो एक्चुअली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करेगा। कंसोलिडेट पावर इन इंडिया। वो मुस्लिम ट्रेड्स को जो है, मुस्लिम जितना भी ट्रेड है, जो मुस्लिम ट्रेड है उसको पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय करेगा। वो सीज करेगा कौन कौन से, जो जो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स है जैसे एडन, अच्छा, जो ओरमज है, अच्छा, मलक्का है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो सीज करेगा और पूरी तरीके से जो मुस्लिम जो अरब ट्रेड है उसको डिसरप्ट कर देगा। अब जैमोरिन जो था वो इसके बड़ा अगेंस्ट था। ठीक है,
और प्लस इजिप्शियन जो इजिप्ट के थे, जो इजिप्ट था, जो मैमलूक सुल्तान है इजिप्ट का, क्योंकि उसको भी तो इस ट्रेड से फायदा हो रहा था ना, मैमलूक सुल्तान, वो भी इसके अपोजिशन में था। तो इजिप्शियन क्या करते हैं, ये इजिप्शियन जो मैमलूक हैं, ये एक फ्लीट रेज करते हैं रेड सी में, रेड सी में एक फ्लीट रेज करते हैं, किसके अगेंस्ट, अल्मेडा के अगेंस्ट। और 1507 में पुर्तगीज जो हैं वो हार, देखो 1507 में पुर्तगीज जो है वो डिफीटेड, कहां पे, बैटल ऑफ दियो में, बैटल होती है दियो में, कंबाइंड फोर्सेस किस किस की, अब कंबाइंड यहां पे कंबाइंड फोर्सेस थे, एक इजिप्शियन थे, गुजरात, गुजरात का जो है नेवीज थी, गुजरात जो का जो रूलर था तब उनकी नेवीज, और ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अल्मेडा के जो बेटा है, अल्मेडा का जो सन है, उसकी डेथ हो जाती है, बैटल ऑफ, कौन सी, बैटल ऑफ दियो में, 1507 में। अब 1508 में नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अल्मेडा जो है वो बदला लेता है, अल्मेडा जो है वो रिवेंज लेता है, और वो क्या करता है, इन दो नेवीज जो गुजरात के और इजिप्शियन दो नेवीज को जो है डिफीटेड टू है ना, और पुर्तगीज इससे जब जो ये कंबाइंड नेवीज को डिफीट करता है, पुर्तगीज जो है मास्टर बन जाती है अराबियन सी में, जो है इंडियन ओशन की, जो मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बन जाती है। ओके, तो 1508 में ही जो है पुर्तगीज अपना एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना लेती है, और यहीं से एक पॉलिसी शुरू होती है, अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो सीधा सीधा होना चाहिए किससे रिलेटेड है, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है जिसको रियल फाउंडर भी कहते हैं पुर्तगीज का, वो है अल्फोंसो डी एल्बुकर्की। ठीक है, अल्फोंसो डी एबू क्वेर की, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा याद रखना। इसको जो है पुर्तगीज का जो है रियल फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनेबल करता है बेसिस जो है, ये जितने भी इंट्रेंसिस हैं सी में, ठीक है, जैसे ईस्ट अफ्रीका से है, जितने भी जो है इंडियन ओशन में जो इंट्री पॉइंट्स हैं, ईस्ट अफ्रीका से लेकर रेड सी तक, रेड सी का है ओरमोज में, ठीक है, मालाबार है, मलक्का है, ठीक है, मालाबार और मलक्का, ये सारे एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, इन सब पे जो है अपना बेस एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, कंट्रोल, चाहे वो ईस्ट अफ्रीका है, चाहे वो रेड सी और मोज है, जो मालाबार है, मलक्का है, जहां जहां से एंट्री पॉइंट्स हैं, ताकि पूरा इंडियन ओशन का कंट्रोल जो है वो पुर्तगीज के हाथ में रहे। और इंट्रोड्यूस करता है ये, एल्बुकर्की इंट्रोड्यूस करता है परमिट सिस्टम। ठीक है, किन के लिए, पुर्तगीज शिप्स के लिए नहीं, बाकी शिप्स के लिए, कि आपके पास परमिट होगा तो ही आप इंडियन ओशन में इंटर और एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो बूम बाम। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग, ठीक है, जो अरे क्या है, शिप बिल्डिंग जो फैक्ट्रीज थी, ठीक है, सेंटर्स थे, उनको कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ किसने किया, अल्फेंसो डी अल्बुकर्की ने। ठीक है, इसने जो है, इसने और क्या किया वो मैं बताता हूं आपको। इसने जो है एक्वायर किया, जो गोवा है, जो गोवा था
उसको खुद एक्वायर कर लिया गया, गोवा को एक्वायर किया गया किससे? जो सुल्तान है, फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, समझो, इसीलिए इसको रियल फाउंडर भी कहते हैं। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से जो है इसने अल्फेंसो डी, इसके कुछ अचीवमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ। पहला, इसने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, इसने जो है कंट्रोल की शिप बिल्डिंग से चीज़ें। तीसरा, इसने एक्वायर किया जो क्या है, गोवा जो है बीजापुर के सुल्तान से। एक और इसकी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मानी जाती है, चौथी, कि इसने सती पे जो है, इसने सती को एबोलिशन कर दिया, एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है। नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई इसके एरा में ही। पांचवी चीज एक याद रखना, क्रॉप जैसे टोबैको एंड कैश्यू। ठीक है, कैश्यू नट। इंकरेज किया लोकल सेटलमेंट, कि जो पुर्तगीज लोग हैं उनको यहाँ पे सेटल होने के लिए इंकरेज किया कि आप यहाँ पे सेटल हो, और मैरिजेस करवाई गई। समझेगे? तो ये सारी चीजें जो है, जो अल्फेंसो डी अल्बुकर्की के टाइम पे हुई। हम लोग जो देखेंगे वो है, जो नेक्स्ट गवर्नर आता है पुर्तगीज का इंडिया में, वो है नीनो। क्या नाम है? नीनो ड कोना। देखो ये आता है, ये कब आता है? नवंबर में, नवंबर ऑफ 1529 में। ठीक है। इसका जो, इस नीनो का जो पहला काम था, इसने क्या किया कि शिफ्ट की अपनी कैपिटल, जो हेडक्वार्टर था किसका, पुर्तगीज का हेडक्वार्टर, कोचीन से हेडक्वार्टर शिफ्ट करता है गोवा में। ठीक है, ये चीज किया। अब इसी के पैरेलल में तब क्या चल रहा है, बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह कहाँ का? देखो, जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह ऑफ गुजरात है जो, उसका चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ का? गुजरात। उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हुमायूं के साथ। किसके साथ? हुमायूं के साथ। हुमायूं कौन सा? मुगल एम्पायर वाला। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, देखो, अब ये जो बहादुर शाह है, देखो गुजरात जीतना चाहता था हुमायूं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, एक वो बहुत अच्छी टेरिटरी थी, जो फर्टाइल लैंड्स थी, प्लस वेस्टर्न पूरा ट्रेड इससे खुल जाता है। जो गुजरात पे कंट्रोल करेगा वो पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करता है। अब बहादुर शाह ने क्या किया कि उसने जो है पुर्तगीज की हेल्प ली। ठीक है, पुर्तगीज की हेल्प लेने के लिए इसने क्या किया, सिसीड की अपनी जो सिसीड के जो आइलैंड था, कौन सा आइलैंड? बसीन का। देखो कैसे टेरिटरीज पुर्तगीज के हाथ आई। बसीन की टेरिटरीज किसको प्रॉमिस की, किसको दी? पुर्तगीज को बसीन की टेरिटरीज दे दी। और ये भी प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस किया बेस पुर्तगीज के लिए, कहाँ में? दीव में। दमन एंड दीव आजकल यूनियन टेरिटरी है ना, वहां का। ठीक है, तो ये दो चीजें दी ताकि पुर्तगीज हेल्प कर देगी हुमायूं के खिलाफ लड़ने में। ठीक है, अब देखना यहां पे, बहादुर शाह जफर ने ये सारी चीजें की पुर्तगीज के साथ। अब जैसे ही हुमायूं ने विदड्रॉ किया, हुमायूं ने विदड्रॉ किया कहां से? गुजरात से। ठीक है, हुमायूं ने गुजरात से जो है विड्रॉ किया। ये विड्रॉ करने के बाद जो बहादुर शाह के जो रिलेशनशिप था किसके साथ? पुर्तगीज के साथ। वो कहीं ना कहीं सोर हो गए, कहीं ना कहीं खराब हो गए। और बहादुर शाह जफर को बाद में पुर्तगीज ने अपनी शिप पे बुला के जो है, पुर्तगीज ने इसको मार दिया 1537 में, जो है इसका असैसिनेशन करवा दिया अपनी शिप पे बुला के। ठीक है, ये चीज की, ये किसके टर्न, किसके गवर्नरशिप में हो रहा है? ठीक है, तब गवर्नर कौन था पुर्तगीज का? यही नीनो। अब इसने एक और चीज की, इसने अपना इन्फ्लुएंस बंगाल में भी डालने की कोशिश की। बंगाल में इसने क्या किया, हुगली में अपना हेडक्वार्टर जो है, हुगली एज हेडक्वार्टर अपना जो है एस्टेब्लिश किया। इसी के पीरियड में ये सारा कुछ हुआ बंगाल में। अपना इन्फ्लुएंस ट्राई किया, कोशिश की अपना इन्फ्लुएंस बनाने की। ठीक है, अब इसके दौर में जो है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम पुर्तगीज जो है, पुर्तगीज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वो अगर इनके दौर में कैसा था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम ड्रॉ करें, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही देखो, इसमें सबसे ऊपर होता था वाइसरॉय। ठीक है, समझे?
उसका टर्म कितना होता था? 3 ईयर्स। ठीक है। फिर उसके नीचे होता था सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। ठीक है। फिर कुछ सालों, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था पहले का। बाद में इन्होंने क्या किया, एक एक काउंसिल भी एस्टेब्लिश की गई बहुत कुछ साल बाद। ठीक है। ये काउंसिल, ठीक है, एड एंड एडवाइस करने के लिए। इसमें एक और लीडर होता था, ये चीज़ें आप याद रखना। एक होता था वेदर डी फेंडा। अब ये किस लिए था? ये रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू चा के लिए। ठीक है, कार्गोज को डिस्पैच करने के लिए। ठीक है, और डिस्पैच करने के लिए, कार्गोज के लिए और डिस्पैच करने के लिए फ्लीट, जो लड़ने के लिए नेवी फ्लीट होती थी ना, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ये एक होता था ऑफिसर। और इसके नीचे जो है वो होते थे कैप्टन। ये कैप्टन्स का जो है ये फोर्ट्स पे होते थे। जितने भी अफ्रीका से लेकर, इनके जो बेस थे अफ्रीका से लेकर चाइना तक, इनके इन फोर्ट्स के ऊपर जो है इनका जो हेड होता था वो कैप्टन होता था। ठीक है। तो ये वाइस रॉय जो था ये इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट भी, हेड ऑफ द स्टेट था। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, फिर सेक्रेटरी, फिर कुछ लेटर ईयर्स में अगर यहां लिख दें हम, लेटर ईयर्स में जो है काउंसिल भी आ गई थी। ठीक है। और फिर एक ये होता था ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल था कार्गोज के लिए, शिप फ्लीट के डिस्पैच के लिए, रेवेन्यू मैटर्स को देखने के लिए। समझे? अच्छा, इन्होंने जो है पुर्तगीज ने जो है, आप मुगल कोर्ट को भी तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने जो जूरिस्ट फादर जो है, जो भेजे थे अकबर की कोर्ट में, अगर उनके नाम आप यहाँ लिख लो तो, जो सेंट टू अकबर, ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, उनके नाम में आपको लिख के दे देता हूँ, आप याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। वो 3 लोगों को भेज, 3 पहले भेजा था, जब जो फरवरी में भेजा था, फरवरी 28 फरवरी 1580 में भेजा था। किस किस को? एक भेजा था रोडलोफ, जो है, इनके नाम बड़े अजीब हैं, एक्वाबाया। और एक भेजा था एंटोनियो, एंटोनियो मोन्जार्ट को। ठीक है। इनको 1580 में भेजा था, 3 साल तक ये रहा, वहाँ रहे थे, 1583 में वापस आ गए थे। ये फर्स्ट मिशन था इनका। ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, जो है वहाँ के एम्परर को। दूसरा मिशन जो है, दूसरे मिशन में गए थे फादर, फादर जो थे वो जेरोमी जेवियर। ठीक है, जेवियर और एम्यूल, आई थिंक एम्यूल थे, ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है, पिनोरी, पिन्योरो। ठीक है। ये 1590 से जो है, 1590 से आई थिंक 92 तक ये, बट ये मिशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो कन्वर्ट नहीं हुए, जो उनका मेन मुद्दा था, मतलब कन्वर्ट करने का। अब पुर्तगीज जो है वो, जो जो ये टर्म्स थी, जब ये फादर्स को भेजा गया मिशन के लिए, तब इनके रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे थे। रिलेशनशिप खराब मुगल्स के साथ कब हुए? कब जो है पुर्तगीज जो है लोस्ट फेवर, लोस्ट फेवर ऑफ किसके? मुगल्स का। कब? 1608 में। देखो, इन 1608 क्या होता है कि कैप्टन, कौन से कैप्टन जो है विलियम, इसके बारे में, विलियम, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकिंस जो है वो अपनी शिप, किसके साथ? अपनी शिप के साथ, जिसका नाम था हेक्टर, वो पहुंचते हैं कहाँ? रीच्ड कहाँ? सूरत। ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस कौन है? ये इंग्लिश है, ब्रिटिश। ठीक है। ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है अपनी शिप, जिसका नाम क्या था? हेक्टर था, उसके साथ पहुंचते हैं, सूरत में आके लैंड करते हैं, और अपने साथ लेकर आते हैं क्या? अपने साथ लेके आते हैं एक लेटर। ठीक है, किससे? फ्रॉम जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट से का लिखा हुआ लेटर, जो क्या है? किंग ऑफ इंग्लैंड था 1608 में। ठीक है, किंग ऑफ इंग्लैंड जो जेम्स फर्स्ट है, उसका एक चिट्ठी लेकर आते हैं, किसके पास? तब कौन था? जहांगीर, जो मुगल कोर्ट में, जहांगीर के पास। ठीक है।
और रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों? ये क्या क्या है ये? रिक्वेस्टिंग परमिशन किसकी? फॉर बिजनेस इन इंडिया। तो कौन आया? विलियम हॉकिंस आते हैं 1608 में अपनी शिप हेक्टर को लेकर, एक लेटर जो जेम्स फर्स्ट का है, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, उसके साथ, कि रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस के लिए जो है हम इंडिया में बिजनेस करें। तो जहांगीर बड़ा ही फेवरेबल जो है इनको रिसेप्शन देता है। ठीक है, रिसेप्शन देता है कब? 1609 में। ठीक है, और ये जो है जहांगीर क्या करता है, जो विलियम्स हॉकिंस है, हॉकिंस को अपॉइंट करता है। देखो, हॉकिंस को जो है वो अपॉइंट करता है। क्या अपॉइंट करेगा? मनसबदार। रैंक क्या था? 400 रैंक। और सैलरी देता है 30,000 की सैलरी के साथ। और और क्या करता है? इस हॉपकिंस की जो है शादी करवाता है किसकी डॉटर के साथ? एक अमेरिकन क्रिश्चियन होता है, ठीक है, जिसका नाम, ठीक है, जिसका नाम होता है मुबारक शाह। ठीक है, उसके साथ जो है इसकी शादी भी करवाता है हॉपकिंस की। लेकिन जो है हॉकिंस जो है इतने सालों तक यहाँ रहने के बाद उसका कोई जब मुद्दा हल नहीं होता है तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। तो मतलब कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन 1600, लेकिन कब निकलता? होएवर, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सारी बैकग्राउंड, ताकि हम समझें कि पुर्तगीज के साथ ब्रिटिश का, सॉरी, मुगल्स का रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ। नवंबर 1612 में, 1612 में, ठीक है, एक इंग्लिश शिप आती है जिसका नाम है ड्रैगन। ठीक है, किसके अंडर? किसके अंडर? कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट के अंडर। ठीक है, और उसके साथ एक छोटी शिप और भी आती है जिसका नाम होता है ओसिएंडर। ठीक है, ये दो शिप्स जो है ड्रैगन और ओशियंडर, ये दोनों किसके अंदर? कैप्टन बेस्ट के अंदर जो है ये पहुंचती हैं इंडिया। ठीक है, वो पुर्तगीज के साथ जो है लड़ते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन में किसके साथ? पुर्तगीज के साथ लड़ते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली उन्हें हरा भी देते हैं, डिफीट करते हैं पुर्तगीज को। और कहीं ना कहीं जो जो पायरेसी हो रही थी, जो पायरेसी हो रही थी इंडियन ओशन में पुर्तगीज के द्वारा, है ना, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इससे जो है मुगल एम्परर जो है वो बड़ा खुश होता है। ठीक है, और वो, ठीक है, क्योंकि 1613 में कैप्चर मुगल शिप्स और इम्प्रिजन बहुत सारे, क्योंकि 1613 में, ठीक है, क्योंकि मुगल, एक देखो मुगल क्यों, ये इससे क्या होता है, इंग्लिश इंग्लिश से वो बड़ा इंप्रेस होता है। एक ये कारण है। दूसरा है कि एक पायरेसी बहुत बड़ा कारण थी, क्योंकि ये जो पुर्तगीज थे ये बहुत पायरेसी कर रहे थे इंडियन ओशन में, लूटपाट। 1613 में एक और इंसिडेंट होता है जिससे जो है मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पर जो है बड़ा नाखुश होता है, क्योंकि एक 1613 में पुर्तगीज जो है मुगल शिप को कैप्चर करते हैं और बहुत सारे जो है मुस्लिम्स जो है उनको जो है इम्प्रिजन करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है मुगल एम्परर को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उनके जो क्लोज थे, जो पैलेस के लोग, वो भी उसमें शामिल होते हैं। और इम्प्रिजनमेंट और बुरा सलूक जो है मुस्लिम्स के साथ, और जो स्लेव ट्रेड शुरू किया हुआ था, स्लेव ट्रेड, यहाँ से पकड़ पकड़ के स्लेव्स ले जा रहे थे, इससे जो है मुगल एम्परर बड़ा ही ऑफेंडेड था। तो मुगल एम्परर क्या करता है, ऑर्डर करता है, मुगल एम्परर 1632 में, 1632 में मुगल एम्परर ऑर्डर करता है किसको? कासिम खान को। ये कौन है? सूबेदार, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, जिसको हम कहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल को। ठीक है, कैप्चर करते हैं किसको? हुगली को। कैप्चर करते हैं हुगली को और वहां से भगाते हैं। ठीक है, पुर्तगीज के स्लेव ट्रेड का जो सेंटर था, स्लेव ट्रेड का जो सेंटर था, इसको यहां से भगाया जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है ये कहीं ना कहीं जो पुर्तगीज हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेवर जो है लॉस कर देते हैं। इनमें दो चार कारण है। एक तो इंग्लिश की एंट्री, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है?
दूसरी चीज है पायरेसी, ठीक है। तीसरी चीज क्या था, स्लेव ट्रेड, समझे। और चौथी चीज जो जो कारण है कि कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेशन था, जो मुगल मुगल रिस्पेक्ट, द रिस्पेक्ट दैट मुगल्स मतलब डिमांड कर रहे थे वो नहीं मिल रही थी। अपनी मन मर्जी चल रही थी ओशन, इंडियन ओशन के अंदर और कोस्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से जो है मुगल्स और पुर्तगीज, जो मुगल्स और पुर्तगीज का रिलेशनशिप था वो खराब हो गया, समझे। अब अगर हम इनकी डिक्लाइन के बारे में, वैसे तो ये सबसे लास्ट थे, सबसे फर्स्ट जो है वो यूरोपियन जो है जिन्होंने लैंड किया, जो सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, एंड दे वर द लास्ट टू लीव द इंडिया। बट वैसा नहीं रहा, जो कमांड, जो मास्टर्स इंग्लिश बने वो नहीं, इनके डिक्लाइन के रीजंस। एक तो इन्होंने जो एडवांटेजेस थे लोकल्स के साथ वो कहीं ना कहीं लॉस्ट लॉस्ट द एडवांटेजेस, लॉस्ट द लोकल एडवांटेज। किस तरीके से वो मैं बताता हूँ एडवांटेजेस। पहला कार एक ये भी था कि मराठास का राइज हुआ जो, ठीक है, जिन्होंने जो है कैप्चर, मराठास ने क्या किया, जो जो टेरिटरी थी पुर्तगीज की बसीन, वो 1739 में कैप्चर कर ली, ठीक है, सेलेट, सेलसेट, ठीक है, पुर्तगीज से। ये बहुत बड़ा कारण था। और जो रिलीजियस पॉलिसीज भी थी, जो कन्वर्ट करने की, जो मशीनरी, जो मशीनरीज थी, जो क्रिश्चियनिटीज की जो फैला रहे थे, तो एक रिलीजियस पॉलिसीज, अगर आप लिख सको तो रिलीजियस जो पॉलिसीज थी वो भी एक कारण बना इनके जो है डिक्लाइन का। और एक और कारण है एक डिसऑनेस्ट, ये तो इंग्लिश भी थे लेकिन डिसऑनेस्ट जो ट्रेड पॉलिसीज थी, अगर कंपेयर कर सके हम अरब्स के साथ, जो डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज थी इनकी, फ्रॉडुलेंट, इन्होंने एरोगेंस, इनका एरोगेंस और जो वॉयलेंस था वो एक कारण बना, ठीक है। एक और कारण बना कि पुर्तगीज जो है डिस्कवरी जो हुई ब्राजील की, उस कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है उस तरफ ज्यादा चला गया और यहाँ पे जो है वो उतना काम नहीं, उतनी अटेंशन नहीं दे पाए, वो भी एक कारण है इनकी डिक्लाइन का। एक और जो बड़ा कारण माना जाता है वो यूनियन जो हुआ, जो यूनियन हुआ किंगडम्स का, कौन सी किंगडम्स का, किंगडम ऑफ स्पेन और पुर्तगीज, स्पेन एंड जो पुर्तगाल है, इनका जो यूनियन हुआ कब, 1580-81 में, ठीक है। कहीं ना कहीं जो स्पेन की जो स्पेन की वॉर थी उनमें ये पुर्तगीज भी ड्रैग हुए। जो स्पेन की वॉर थी इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ, उनमें ये पुर्तगीज भी ड्रैग हुए और इससे उनका बहुत बड़ा खर्चा और बहुत बड़ा माली नुकसान भी हुआ। और वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं ये जो लार्जर अटेंशन था, जो इंडिया में कॉलोनीज का जो इनका ड्रीम था, वो कहीं ना कहीं ड्रीम ही रह गया। और सी रूट की जो नॉलेज थी, अब जो अर्लियर सी ट्रेड रूट की नॉलेज थी वो अब कंप्लीटली मोनोपोली इनकी नहीं रही, क्योंकि वहां इंग्लिश भी आ गए, ठीक है, वहां फ्रेंच भी आ गए, समझे। तो जो 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 कंप्लीट मोनोपोली थी सी ट्रेड, जो ट्रेड रूट की, सी रूट की, जो जो पोर्तुगीज को जो एडवांटेज दे रही थी, अब वो नो लॉन्गर एडवांटेज रहा ही नहीं, समझे। तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जो है इस तरीके से जो है इनका डिक्लाइन होता है, ठीक है। अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। हमने पुर्तगीज के बारे में देखा, हम इसके बाद जो है डच के बारे में देखेंगे, ठीक है, फ्रेंच के बारे में देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश के बारे में देखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। हम एक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, किस तरीके से पुर्तगीज आए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, कहाँ कहाँ उन्होंने सेटलमेंट्स किए, ठीक है। एंग्लो डच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या हुआ। फिर ये सारी चीज़ें ये करने के बाद जो है फ्रेंच, फिर एंग्लो फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो कार्नेटिक वॉर्स हैं, कार्नेटिक वॉर्स, इन सब के बारे में हम लोग इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे और फिर लास्ट में हम जो है इंग्लिश में आएंगे। हर एक को हम डच पढ़ेंगे, उनका डिक्लाइन पढ़ेंगे, किस तरह से कॉलोनीज इस्टेब्लिश की डच ने, फ्रेंच ने, फिर उनका डिक्लाइन क्यों हुआ। फिर इंग्लिश की जो है कैसे इस्टेब्लिश किया इंग्लिश ने अपना किंगडम। फिर हम एक एक करके जो है उन्होंने किस तरीके से टेरिटरीज एक्वायर की और कैसे मास्टर
मास्टर ऑफ इंडिया बने वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ पेशेंट रहना होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ, और आपको जो है ट्रस्ट मी द बेस्ट वे इफ़ यू वांट टू रीड इट, आपको जो है रनिंग नोट्स बनाने होंगे साथ साथ में, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे ना, रिवाइज करोगे तो आपको बुक्स का जो बल्कि चीज़ें वो बार बार स्टोरियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार दो बार समझ लोगे यहाँ से, आप जब रिवाइज करोगे तो हाँ, आप एक चीज़ पढ़ोगे पुर्तगीज़ का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको समझ ईजिली जो है आप लोग रिवाइज कर पाओगे, आपका टाइम जो है बच पाएगा। इन दिस वे वी विल, हम लोग एक एक टॉपिक को बड़े स्लोली स्लोली टेक करेंगे, एक एक लेक्चर में हम लोग एक एक दो दो टॉपिक्स डिस्कस करते हुए फास्ट एंड फॉरवर्ड चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते, थैंक यू, गुड बाय।